गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था और उसका गणितीय विश्लेषण किया था और ये भी देखा था कि व्यतिकरण की कौन कौन सी दो कंडीशन होती हैं। एक तो संपोषी व्यतिकरण होता है और दूसरा कौन सा पढ़ा था अपन ने, विनाशी व्यतिकरण पढ़ा था। दोनों के लिए हमने आवश्यक शर्तें पढ़ी थी कि संपोषी के लिए क्या होना चाहिए और विनाशी के लिए क्या होना चाहिए। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ उन दोनों चीज़ों को। एक पहला केस कौन सा था अपने पास, संपोषी। संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके लिए क्या था कि अपने पास जो कलांतर था अल्फा, अपन ने उसको अल्फा लेके स्टार्ट किया था। कलांतर अल्फा था वो कितना होना चाहिए था, 2n पाई, ये होना चाहिए। पाई का क्या होना चाहिए, पाई का समगुणज, ध्यान रखना। पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए कलांतर। यहाँ जो n लेते हो आप, वेयर n क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपन ने लिया था, मैंने वहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस साथ में नहीं लिखा था। ये अपन ने ये बता दिया था कि ये प्लस या माइनस दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं स्केल पे, ठीक है। दूसरा क्या था अपने पास, अगर अल्फा इतना है तो अपने पास पथांतर डेल्टा कितना होना चाहिए। ये तो क्या था, कलांतर, ये तो कलांतर था। दूसरा क्या था, पथांतर। पथांतर कितना होना चाहिए अपने पास, डेल्टा बराबर कितना होना चाहिए, λ/2 का क्या होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए। ये बताया था अपन ने, या इसको अपन क्या कहते हैं, एन लेमडा, एक ही बात है। λ/2 का समगुणज होना चाहिए या एन लेमडा, लेमडा का क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल, पूर्णांक गुणज होना चाहिए। यानी डेल्टा क्या होना चाहिए, λ/2 का समगुणज, ठीक है। एन वो ही है जो अपन ने ले रखा है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या थी अपने पास, सेकंड विनाशी व्यतिकरण की थी। विनाशी व्यतिकरण की थी। इसमें अपने पास कलांतर था अल्फा, वो क्या होना चाहिए, अपन ने कहा था कि पाई का समगुणज ये है, वो पाई का क्या होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए, 2n-1 पाई। क्या होना चाहिए, 2n-1 पाई होना चाहिए। n क्या है, वही 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। यहाँ अपन ने ये कहा था कि n का मान क्या लेना था, 1 से स्टार्ट करना है ना। तो n क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, प्लस माइनस ले सकते हो, है ना, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो। मूल बिंदु के इधर और इधर स्केल पे दोनों तरफ आप कंसीडर कर सकते हो। ये क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था अपने पास, पथांतर डेल्टा, वो क्या होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणज, 2n-1 λ/2। n वही है जो वहां पर है ना, λ/2 का विषम गुणज, ये होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण के यानी इंटेंसिटी आई क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी आपको इस कंडीशन में। विनाशी है, इसका मतलब आई क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी आपको, है ना। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति तब होगी जब पाई का समगुणज आपको अल्फा मिलेगा कलांतर दोनों तरंगों में, और λ/2 का समगुणज मिलेगा पथांतर। ऐसे ही पाई का अगर विषम गुणज मिलेगा आपको कलांतर और λ/2 का विषम गुणज मिलेगा आपको पथांतर, तो घटना कौन सी होगी, विनाशी व्यतिकरण होगी, ठीक है। ये वाली स्थितियां थी। अब अपन इससे आगे चलते हैं कि जो फ्रिंजें बन रही थी व्यतिकरण में, हमने कहा था कि तीव्रता मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम से पट्टियों के रूप में मिल रही थी। इन पट्टियों को अपन क्या कहते थे, अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता वाली पट्टियों को, इनको फ्रिंज कहते थे अपन, है ना। अब अपन ये देखते हैं कि इन फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे मिलती है अपन को, है ना। सेंट्रल फ्रिंज कहाँ मिलती है, फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कहाँ मिलेगी, है ना। ये स्थितियाँ अपन उनकी देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि कोई भी दो आपके पास फ्रिंज है तो उनके बीच में अगर कोई फ्रिंज बनती है, से पहली चमकीली, उसके बाद काली बनती है, पता आपको, उसके ऊपर कौन सी बनती है, चमकीली बनती है। तो अपने पास दो लगातार चमकीली फ्रिंज है, उनके बीच वाली फ्रिंज जो काली बनी है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, या एक काली बने फिर चमकीली फिर काली बने, तो उन दोनों काली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई वो चमकीली की चौड़ाई होगी। तो इन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी वो अपन देखते हैं, है ना। नया टॉपिक, फ्रिंज चौड़ाई क्या रहती है, जो व्यतिकरण प्रतिरूप में अपन को मिलती हैं फ्रिंजें उनकी।
देखो जरा, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, दोनों तरह की अपन फ्रिंज चौड़ाई पढ़ेंगे। एक तो कौन सी पढ़ेंगे, रेखीय फ्रिंज चौड़ाई। दो तरह की होंगी, ध्यान रखना, रेखीय जिसको अपन नॉर्मली बीटा से डिनोट करते हैं, कई बार डब्लू से भी डिनोट की हुई मिल जाती है आपको, है ना, कैपिटल डब्लू से। ये जो डब्लू अपन लिखते हैं इससे भी अपन को क्या मिलती है, फ्रिंज चौड़ाई कहीं कहीं लिखी हुई मिल जाती है। दूसरी में देखेंगे अपन कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कौन से देखेंगे, कोणीय, इसको अपन थीटा नॉट से डिनोट कर लेंगे, थीटा या थीटा नॉट से जो भी होगा एक। ये कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई क्या होती है, जैसे अपन कहें कि दोनों की रेखीय चौड़ाई क्या होगी, हम कहते हैं कि ये पर्दा अपन ने लिया था, है ना, इस पर्दे पर अपने पास सेंट्रल पॉइंट पर यहाँ फ्रिंज बनी थी। ये अपन पूरा डायग्राम आपको एक बार लेके दिखाएं, है ना। अपने पास क्या था, ये सोर्स था, पॉइंट सोर्स एस जिसको अपन ने लिया था। दूसरा अपने पास इसके पास क्या रखा हुआ था, ये जस्ट सामने वाले डिस्टेंस से ऊपर S1 था, और यहाँ जस्ट सेम डिस्टेंस पे कौन सा था, दूसरा छिद्र था, रेखा छिद्र, और उसको अपन ने S2 कहा था। इसके सामने अपन ने क्या कहा था कि ये जो स्क्रीन अपने, ये डबल स्लिट था, ये जो स्क्रीन अपने पास आती है, स्क्रीन, है ना, इस पे मिड वाली पॉइंट की पोजीशन ये है ना। अब देखो क्या होता है, ये मिड वाली पोजीशन है, सपोज इसको मैं O कह देता हूँ, इस पॉइंट को O डैश कह देता हूँ सपोज, और इसको क्या कह देता हूँ, O कह देता हूँ, है ना। अब वो कह रहा है कि यहाँ फ्रिंजें बनती हैं, एक चमकीली मिलती है, फिर काली मिलती है, फिर चमकीली मिलती है, फिर काली मिलती है, फिर चमकीली, इधर भी ऐसा ही मिलता है आपको, है ना, ऐसा प्रतिरूप मिलता है, ये फ्रिंजें मिलती हैं, है ना, काली चमकीली काली चमकीली। तो मैं कह रहा हूँ देखो, एक ये चमकीली मेरे पास है, इसका मिड पॉइंट ले लो, और ऊपर वाली जो चमकीली फ्रिंज है इसका मिड पॉइंट ले लो, है ना, इन दोनों का जो अपने पास बीच वाला डिस्टेंस है, ये लगभग किसके लिए कंसिडर किया जाएगा, काली फ्रिंज के लिए कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अब ये जो काली फ्रिंज है इसका मिड पॉइंट ले लो, और ऊपर वाले काली फ्रिंज का मिड पॉइंट ले लो। अब इन दोनों की काली फ्रिंजों के बीच में आ कौन सी रही है, चमकीली, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कौन सी होगी अपने पास, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होगी, है ना। और ये O बिंदु से इधर है, इधर बढ़ोगे या इधर बढ़ोगे, किधर बढ़ो, रेखीय स्थिति में अपन बढ़ते हैं इधर, तो अपन कह रहे हैं रेखीय स्थिति का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी चौड़ाई की फ्रिंज अपने पास, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। यानी दो काली फ्रिंजों के बीच वाली जो फ्रिंज अपने पास बनती है वो चमकीली बनती है। तो एक काली फ्रिंज की स्थिति अपन को पता चल जाए, दूसरी की स्थिति अपन को पता चल जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अपन को बीच वाली स्थिति मिलेगी, और वो क्या होगी, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ऐसे ही अगर पहली चमकीली और उससे अगली चमकीली के बीच देखो काली बन रही है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ले तो अपने पास क्या आ जाता है, काली फ्रिंज की चौड़ाई। तो अपन ये कहते हैं कि दो क्रमागत, कोई भी दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच काली फ्रिंज बनती है, इसलिए किन्हीं भी दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है, उसका अंतर है, वो क्या कहलाता है, काली फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। और दो क्रमागत काली फ्रिंजें होती हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, रेखीय डिफरेंस, वो चमकीली फ्रिंज की क्या कहलाती है, रेखीय चौड़ाई कहलाती है। समझ गए बात आप। अब देखो क्या होता है, ये तो रेखीय चौड़ाई थी, इधर रेखा के अनुदिश बढ़े, तो अब अपन इस पॉइंट के करस्पॉन्ड देखना चाहें, है ना, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड क्या देखना चाहिए कि ये जो चमकीली फ्रिंज बन रही है इसका ये सिरा यहाँ पर है, दूसरा सिरा यहाँ पर है, तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि सपोज ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये लो साहब, ये कितना एंगल बनाता है, समझ गए बात आप, ये कितना एंगल बनाता है, वो एंगल के रूप में अगर इसकी चौड़ाई अपन दर्शाएं तो वो क्या कहलाती है, इसकी कोणीय चौड़ाई कहलाती है। समझ गए बात आप। ये अपने पास काली और चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होगी, और दो लगातार चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होगी, काली फ्रिंज की चौड़ाई होगी। सारी फ्रिंजें समान चौड़ाई की बनती हैं, देखेंगे अभी अपन, आएगा भी अपने पास फॉर्मूला, तब देखेंगे कि सारी फ्रिंजें हैं वो क्या बनती हैं, समान चौड़ाई की बनती है। तो ये तो अपन थीटा लेते हैं इनके लिए, और ये क्या लेते हैं अपन, बीटा लेते हैं, ठीक है। ये अपन देखते हैं कैसे मिलता है अपन को। तो देखो जरा,
ये अपने पास सोर्स एस रहता है, सोर्स एस, फिर यहां इसके जस्ट सामने वाली स्थिति से ऊपर थोड़ा सा यहां S1 रहता है, स्लिट S1 रहती है, और यहाँ थोड़ा सा नीचे यहाँ कौन रहती है, स्लिट S2 होती है। ठीक है, ये बीच वाला मिड पॉइंट है, इसको मैं O1 कह देता हूँ, O1, और इससे जो सामने जस्ट लम्ब डाला उसको मैं क्या कह देता हूँ, O कह देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये पर्दा है, स्क्रीन है, ये डबल स्लिट है, द्विरेखा छिद्र, और ये प्रकाश स्रोत अपने पास है, एक ही प्रकाश स्रोत से अपन ने प्राप्त किए हैं, वहां व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है इस पर्दे पर। अब देखो क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि इससे जो भी प्रकाश किरणें वो यहां पहुंचेंगी, ये S1 S2 एक ही तरंगागर पर होगा, इसलिए समान कला में होंगे। अब इनसे उत्सर्जित तरंगें अगर यहां जाएंगी, सपोज इस पॉइंट पर आएंगी, देखो, और इससे उत्सर्जित तरंग यहां आएगी, ये देखो दिख रही है आपको, तो मैं कह रहा हूं इससे उत्सर्जित तरंग यहां पहुंचेगी O पॉइंट पर, इससे उत्सर्जित तरंग भी यहां O पॉइंट पर पहुंचेगी। इस मिड पॉइंट से ये भी उतनी दूरी पर इधर है, ये भी S2 भी उतनी दूरी पर इधर है, इसका मतलब ये दूरियां बराबर हैं, बीच वाली दूरी बराबर है, समझ गए, दोनों समकोण है, तो ये सामने वाली दूरियां भी क्या हुई, बराबर, यानी ये भी समान दूरी से यहाँ पहुंचेगी, समान दूरी से। दो तरंगें बराबर पथ तय करके जाती है, तो पथांतर कितना हुआ, पथांतर 0। भाई ये भी उतना ही पथ तय करती है, यानी ये 2 सेंटीमीटर चलती है तो ये भी कितनी चलेगी, 2 सेंटीमीटर, तो दोनों के पथ का अंतर कितना, 0। तो कलांतर कितना हुआ, पथांतर 0, तो कलांतर कितना, 0, और कलांतर 0, इसका मतलब कौन सी घटना, n का मान अगर 0 ±1 ±2 हो, है ना, और अल्फा कितना हो, 2n पाई हो, तो n का मान 0 रखते ही अल्फा 0, यानी अपने पास कौन सी स्थिति आ गई, अपने पास से अल्फा 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, ऐसा हो, तो कौन सी घटना होती है, समपोषी व्यतिकरण की घटना। इसलिए इस मिड पॉइंट पर क्या बनेगा, अपने पास चमकीली फ्रिंज बनेगी, क्या बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। इसका मतलब ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस पर 0 ऑर्डर वाली, n बराबर 0 ऑर्डर वाली क्या बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। यहां पर चमकीली का मतलब मैं क्या नाम दे दूं इस पॉइंट को, ब्राइट बनेगी, क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी इस पॉइंट पर, समझ गए। ऑर्डर उसका क्या रहेगा, n बराबर 0, n बराबर 0 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब सपोज मैं क्या करता हूं, इससे इधर ले लो कोई पॉइंट, चाहे इधर ले लो, इधर भी ले लो, दोनों, क्योंकि पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बराबर मिलेगा इधर। तो मैं कह रहा हूं सपोज यहां इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मैंने P लिया, इस पॉइंट पर अपन को ये देखना कि कौन सी फ्रिंज मिलती है, और ये डिस्टेंस सपोज y है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, y डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये y डिस्टेंस पर अपने पास P पॉइंट है, यहां से यहां तक, इधर ले लो मैं, y डिस्टेंस पर ये P पॉइंट आपको मिलता है y डिस्टेंस पर। यहां चमकीली फ्रिंज भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, हमें y नहीं पता अभी, है ना, हमें y ज्ञात करना है ना, और फिर अपन अनुमान लगाएंगे कि कौन सी, अगर चमकीली बनी तो क्या स्थिति होगी, काली बनी तो यहाँ क्या स्थिति होगी। 2 स्थितियां हो सकती हैं। इस P पॉइंट पर S1 से प्रकाश किरणें जाएंगी, सॉरी प्रकाश तरंगें जाएंगी इधर से, सपोज कितनी डिस्टेंस तय करके जा रही है, अक्स, और इस S2 से भी प्रकाश तरंगें जाएंगी, और वो कितनी दूरी करेंगी, अक्स प्लस डेल्टा अक्स, ये डिस्टेंस तय करेंगे, है ना। ये बीच वाली मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमें पता चल गया कि O पर कौन सी बनेगी, वो हमें दिख गया, ये वाली स्थिति है, ठीक है। अब क्या होगा, S1P ये दूरी x है, दूसरी कौन सी S2P, ये डेल्टा x ज्यादा है, यहां से मैं लंब डालता हूं इस पर, इस पॉइंट पर, ये लो जनाब, मैंने लंब डाल दिया, ठीक है। और ये जो लंब अपने पास है, ये यहां सपोज M पॉइंट पर काटता है, तो ये S2M कितनी दूरी हो गई, यहां से यहां तक की डेल्टा x हो गई, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से भी सपोज मेरे पास ये स्थिति बनती है, यहाँ से देखूँ मैं, मिड पॉइंट से भी अगर देखूँ तो ये स्थिति है अपने पास, समझ गए। और ये मिड पॉइंट से मैंने ये जो लाइन खींची है, ये सपोज यहाँ से किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, समझ गए। ये अपने पास स्थितियाँ हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। अब एक चीज बताओ मुझे कि S1P और S2P में पथांतर कितना आया हुआ, डेल्टा एक्स, तो कलांतर कितना होगा इस डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग, कलांतर हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमें क्या देखनी है, रेखीय दूरी ये वाली देखनी है y, और इन दोनों यानी रेखा छिद्रों और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, सपोज कैपिटल D है, और ये जो S1 S2 है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। किन किन के बीच की, S1 और S2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, ये वाली, ठीक है। तो S1 S2 कितना हो गया, इसका मतलब S1 S2 कितना हो गया, स्मॉल d, और ये स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी हो गई, कैपिटल D, और ये वाला कौन सा PO1O, ये कितना हो गया, एंगल PO1O, ये कितना हो गया, कोण थीटा। समझ गए। पथांतर कितना आ गया, पथांतर डेल्टा बराबर कितना आ गया, डेल्टा एक्स, और इसको मैं क्या कह देता हूं, डेल्टा बराबर पथांतर बराबर, इसको मैं क्या कहता हूं, पथांतर कौन सा होगा, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, यानी क्या आ गया, S2M आ गया, पथांतर क्या आ गया, S2M आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पथांतर आ गया, इसको मैं डेल्टा अक्स कह देता हूं, ये मेरे पास पथांतर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास पथांतर आ गया, हम अब संबंध ज्ञात करेंगे किन में, इस रेखीय स्थिति में, पथांतर में, इस डी में, इनमें। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, बहुत सिंपल सा तरीका अपनाता हूं। एक क्या तरीका अपनाता हूं, दो अप्रोक्सीमेशन हमें इसमें लेने पड़ेंगे उस तरीके के रूप में। पहला अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट, ये क्या होगा, पहला अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेते हैं कि ये जो दूरी है ना, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, हमने व्यतिकरण की शर्तों में भी कहा था कि स्लिटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए स्लिट, है ना, वरना पथांतर ज़्यादा हो जाएगा दूर होंगी तो, है ना, और फिर व्यतिकरण प्रतिरूप अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कहा था कि ये डी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, पर्दा थोड़ा दूर लिया जा सकता है, इसलिए ये दूरी अगर कैपिटल डी अपने पास है, वो अगर ग्रेटर देन है स्मॉल डी से, यानी पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी है, वो अगर स्लिटों के दोनों के बीच का अंतराल उससे तुलना में बहुत ज़्यादा है ना, तो इस स्थिति में अपने पास क्या होगा, इस स्थिति में देखो अपन एक कंसिडरेशन करते हैं, क्या कंसिडरेशन करते हैं कि ये दूरी ज़्यादा है और ये पास पास है, इसलिए मैं एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो एक चीज़ दिख रही है क्या आपको, ये S1 है, ये O1 है, और ये कौन सा है, S2। हम ये करेंगे, ये जो दूरी, ये जो जा रहा है, ये प्रकाश किरण S1 A जा रही है, इधर से ये जा रही है, और इधर से ये, तीनों को लगभग समांतर सा मान सकते हैं इस रीजन में। अगर ये बहुत छोटा सा है तो इस रीजन को देखो, इतना अक्स है ना, इतना एक्स रीजन को देखो तो क्या दिखेगा अपन को, ये तीनों लाइनें लगभग क्या हो सकती हैं, समानांतर। क्यों कि ये दूरी बहुत ज़्यादा हो तो P अपने पास ये दूरी भी कम दिखेगी अपन को दूर जाएंगे तो, और ये तीनों रेखाएं लगभग समानांतर से ही गुजरेंगी, इसलिए ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये भी कितना होगा, थीटा। तो अपन ये एंगल थीटा ले रहे हैं, है ना, और इसके साथ ऐसे डॉट 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 में करूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा, कौन सा, ये भी थीटा होगा अप्रोक्सीमेशन के तौर पे, और ये थीटा मानूँ तो ये अंदर वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। तो क्या स्थिति होगी इस स्थिति में, ये अगर थीटा है तो मैं यहाँ से ये डाल दूँ, लंब डाला ना अपने M पॉइंट पर, तो ये 90 डिग्री है, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल था, ये कितना हो गया, थीटा। समझ गए। तो D ग्रेटर देन लेने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास एंगल कौन सा, S2 S1M, ये वाला एंगल S2 S1M, ये कितना हो गया, थीटा के बराबर हो गया। समझ गए, ये एंगल भी थीटा आ गया। अब ये त्रिभुज ही ले लो, नाउ त्रिभुज कौन सा, S2 S1M, इस त्रिभुज में क्या होगा, साइन थीटा लगा दो, क्या लगा दो, साइन थीटा।
क्यों, हमें तो डेल्टा चाहिए ना, अक्स वाला मान, और थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब साइन थीटा में लेंगे, ये डी अपन को करण दिया हुआ है इसलिए साइन थीटा लेंगे, है ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा, S2m अपॉन S1 S2, या साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, S2m कितना है, डेल्टा अक्स, डेल्टा अक्स अपॉन डी। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, पहले समीकरण नंबर कितना दिया ही नहीं क्या अपन ने, कोई बात नहीं, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, साइन थीटा आ गया। दूसरा, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये पहले अपन ने थीटा लिया था, O1 OP त्रिभुज O1 OP में टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा बराबर थीटा के सामने वाले भुजा y और d कैपिटल, तो y अपॉन डी, ये 3 नंबर समीकरण आ गया, कितना आ गया, 3 नंबर समीकरण। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेशन अपन ने ले लिया था, अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन और लेते हैं अपन, है ना। दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं, दूसरा अप्रोक्सीमेशन अपन ये लेते हैं कि ये जो अपने पास फ्रिंज बनती है, ये फ्रिंज बहुत छोटी होती है, क्योंकि चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ध्यान रखना, तो बहुत कम चौड़ाई की होती है, बॉर्डर पे तो बहुत बड़ी दिख रही है। और अपन ने ये भी कहा कि पर्दे से दूरी अगर स्लिटों की ज़्यादा है थोड़ी सी, तो ये लगभग समानांतर से जाती है प्रकाश किरणें, तो बहुत छोटी होती है। अप्रोक्सीमेशन सेकंड क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन सेकंड क्या रहा कि ये जो पी बी से यानी इस ओ पॉइंट से पी बिंदु की जो दूरी ली है, ये बहुत कम ली है अपन ने, यानी कम ही होती है, इस दूरी की तुलना में बहुत कम होती है। फ्रिंजों की चौड़ाई है इन पर्दे इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, और दूर लेते हैं काफ़ी, है ना। तो इस स्थिति में हम करेंगे ये y है, ये इसकी तुलना में क्या है, कम ही है ना, कि कैपिटल D है वो ग्रेटर देन क्या है, y है। इसका मतलब कैपिटल D अगर ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या हुआ कि y कम है, y क्या है, कम है, बहुत कम है। यहाँ डायग्राम में अपन ने ज़्यादा दिखाई, वास्तव में होता क्या है, मान बहुत कम होता है, इसलिए करेंगे y कम है, तो इसका मतलब थीटा क्या हुआ, अत्यल्प। सीधी सी बात यही हुई भाई, सीधा सीधा असर किस पे पड़ा, थीटा पे पड़ा। थीटा अत्यल्प है तो अपन जानते हैं, तो अपन क्या जानते हैं कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा, जानते हैं। थीटा अत्यल्प है तो साइन थीटा का भी अप्रोक्सीमेशन मान कितना होगा, अप्रोक्सीमेट मान थीटा होगा, और टेन थीटा का भी कितना होगा, थीटा होगा, है ना। इसलिए समीकरण 2 और 3 से दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर समीकरण है। इसलिए ये जो मैं साथ साथ लगाता हूँ ना इस टाइप की डायग्राम, ये इस तरह के चिन्ह लगाता हूँ, इनका विशेष ध्यान रखें आप लिखते टाइम, ये इस प्रकार का लगाता हूँ, इनका विशेष ध्यान। जब चीज़ें रिपीट होती है, इक्वेशन रिपीट होते हैं, तो आप ये या अथवा, है ना, इसका लें, और इसलिए चूंकि इनका विशेष ध्यान रखें। समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो y अपॉन डी किसके बराबर होगा, डेल्टा अक्स अपॉन डी, या अपने पास क्या आ गया, y बराबर y अपॉन कैपिटल डी, ध्यान रखना कैपिटल डी, y बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। ये बिंदु P पर रेखीय स्थिति आ गई, P पर फ्रिंज की रेखीय स्थिति क्या आ गई, फ्रिंज की रेखीय स्थिति। रेखीय स्थिति मतलब इस पॉइंट O से कितनी दूरी पर अपने पास P बिंदु पर फ्रिंज बन रही है, वो आ गई। अब बन कौन सी रही है वो तो बाद की बात है, ये तो फ्रिंज की है कि यहां जो भी फ्रिंज बन रही है उसकी डिस्टेंस अपन ने फाइंड आउट कर ली, समझ गए। बन कौन सी रही है वो तो कंडीशन लगाएंगे अपन, वो तो किस पे डिपेंड करेगी, डेल्टा एक्स पे। अगर चमकीली है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, अगर काली है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, समझ गए। तो अगर यहां चमकीली बन रही है तो डेल्टा एक्स एन लेमडा, लेमडा का समगुणज, सॉरी लेमडा बाई 2 का समगुणज एन लेमडा, और अगर यहाँ काली बन रही है तो लेमडा बाई 2 का क्या हो जाएगा, विषम गुणज हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो दोनों स्थितियों में अपन को फ्रिंज की वैल्यू पता चल जाएगी कि कहाँ कौन सी फ्रिंज कितनी दूरी पर बन रही है, ये उसकी रेखीय स्थिति कहलाती है। अब केस फर्स्ट लेते हैं, अब क्या लेते हैं,
केस फर्स्ट लेते हैं कि अपन को ये पता चल गया कि ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं और कितनी ये डिस्टेंस आएगी, ये अपन आराम से निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस अपने पास आ गई तो हम आराम से याद कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखो केस फर्स्ट केस क्या हो, यदि P पर क्या बने, चमकीली फ्रिंज बने, ब्राइट फ्रिंज बने, इसको ब्रैकेट में ब्राइट लिखूंगा ताकि नोटेशन में दिक्कत ना आए वाई के, है ना। ब्राइट चमकीली फ्रिंज बने, ये स्थिति होगी, पहली स्थिति तो ये है। अगर चमकीली फ्रिंज बने P बिंदु पर तो क्या होगा, अर्थात चमकीली बनती है तो डेल्टा क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, पथांतर। इसको अपन क्या कहते हैं, पथांतर। ये पथांतर कितना होना चाहिए अपने पास, एन लेम्डा। क्या होना चाहिए, एन लेम्डा होना चाहिए पथांतर। किसके लिए, एनवी फ्रिंज के लिए। किसके लिए, एनवी। एन बराबर 0 रखते ही तो अपने पास आई थी ना, देखो एन बराबर 0 का मतलब सेंट्रल फ्रिंज, है ना। एन बराबर 1 इसके ऊपर वाली पहली चमकीली, एन बराबर 2 इससे ऊपर वाली दूसरी चमकीली। एन का मतलब एनवी चमकीली फ्रिंज, यानी यहां एनवी चमकीली फ्रिंज अगर बनती है, एन का मान अपन रख सकते हैं 2 3 4 5, समझ गए। तो समीकरण 4 से क्या होगा, y बराबर d अपॉन डी एन लेमडा, है ना। तो n यहां आ जाएगा, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये बनी कौन सी है, समीकरण 4 से एनवी है ना। ये किसके लिए, ध्यान देना, एनवी फ्रिंज के लिए, एनवी फ्रिंज के लिए। तो एनवी फ्रिंज के लिए तो मैं y को भी क्या कह दूं, y बराबर क्या लिख दूं मैं, yn। तो इसको भी मैं क्या कह दूं, yn कह देता हूं, समझ गए। ये yn यानी एनवी चमकीली फ्रिंज की स्थिति हो गई, समीकरण 5। तो n+1v के लिए, 1v चमकीली के लिए, चमकीली फ्रिंज के लिए, इसके लिए क्या होगा कि एन भी यहां बनती है तो n+1 भी आगे बनेगी थोड़ी सी, है ना। और वो कितनी होगी, n की जगह क्या रख दूं, n+1। तो जहां n है उसकी जगह क्या रख दूं, n+1 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एनवी इस स्थिति पर बनती है, एनवी यहां बनती है सपोज चमकीली फ्रिंज, और उससे जस्ट अगली एक अगली n+1v वो यहां बनती है चमकीली। इन दोनों के बीच में कौन सी बनेगी, काली। तो जो बीच वाली दूरी है वो किसकी चौड़ाई हुई, काली फ्रिंज की चौड़ाई, समझ गए। तो क्या होगा, देखो देखो, इसलिए काली फ्रिंज की चौड़ाई, काली फ्रिंज की चौड़ाई बीटा किसकी, डार्क फ्रिंज की। बीटा किसकी चौड़ाई, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, n+1v फ्रिंज कौन सी है, ये। तो y n+1v चमकीली फ्रिंज माइनस y nv चमकीली फ्रिंज, दो चमकीली फ्रिंजों, क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई। तो क्या होगा, n+1 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो बीटा डार्क कितना आ जाएगा, n, ये कॉमन आ जाएगा, n से n कैंसिल, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये समीकरण नंबर 7। ये अपने पास काली फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी, समझ गए। ये पहले केस था। तो मैं काली फ्रिंज की चौड़ाई इधर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीटा काली, बीटा डार्क कितनी आ गई अपने पास, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब केस सेकंड, अब दूसरी की भी देख लेते हैं, है ना। और यहां से आप एक चीज और भी देख सकते हो, n बराबर 0 रखो तो yn बराबर कितना हो गया, 0। 0 का मतलब अपन यहीं पर है,
n बराबर 0 वाली पोजीशन यहाँ ब्राइट बन रही है, अपन ने देखा था। फिर n बराबर 1 रखो तो लेमडा d अपॉन डी, सपोज दूसरी ब्राइट यहाँ बन रही है ना, ये भी ब्राइट बन रही है, और इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, लेमडा d अपॉन स्मॉल d। ऐसे n बराबर 2 रखोगे तो 2 लेमडा d अपॉन डी, इससे इतनी दूरी पर और यहाँ ब्राइट बनेगी, फिर और 3 रखोगी तो उतनी दूरी पर यहाँ ब्राइट बनेगी सपोज, ठीक है। ऐसा ही इधर देखने को मिलेगा, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ ब्राइट, ऐसे। और किन्हीं भी दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस कितनी दिखेगी आपको, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब केस सेकंड देख लेते हैं कि यदि P पर चमकीली की जगह क्या बन रही हो, काली फ्रिंज बने, डार्क फ्रिंज बने, तो क्या स्थिति रहेगी। हम जानते हैं कि डार्क फ्रिंज का मतलब क्या हुआ कि ये जो पथांतर अपने पास है ये क्या होगा, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, समझ गए बात आप। ये पथांतर क्या होगा, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज, किसके लिए, एनवी फ्रिंज के लिए। एनवी फ्रिंज कौन सी की बात कर रहे हैं, काली फ्रिंज के लिए। तो अब समीकरण 4 से रखेंगे तो y का मान, यानी वहां एनवी काली बनेगी तो y बराबर वाई एन काली बनेगी, तो ये y n के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 और साथ में यहाँ 2 दिया जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 8। ऐसे यहाँ n प्लस 1v के लिए क्या होगा, देखो n की जगह n प्लस 1 करोगे तो 2n प्लस 2 होगा, माइनस 1 है तो 2n प्लस 1 बन जाएगा। n प्लस 1v के लिए क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2d, ये तो है समीकरण नंबर 9। अब क्या होगा, ये nv काली बन रही है सपोज, ये ऊपर जस्ट n प्लस 1v काली बन रही है, यानी p पे काली बन